बात करेंगे इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से जो छठे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अमरीका बाज़ाब्ता तौर पर अंदर शामिल होने की कोशिश कर रहा है कि इस जंग का बाकायदा तौर पर और बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन जाए। बार बार सदर ट्रंप की जानिब से बयानात आ रहे हैं, कुछ उनमें कन्फ्यूजन भी नज़र आती हैं, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि हमें मुकम्मल तौर पर सरेंडर चाहिए ईरान की जानिब से। साथ ही उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से ये भी कहा कि हमें पता है कि वो कहाँ पर हैं, हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, हम उस तरफ अभी जाना नहीं चाह रहे हैं, मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर ने वीडियो बयान अभी जारी किया है और उन्होंने उसमें यह कहा है कि हम किसी धमकी से नहीं डरते हैं, हम किसी तौर पर सरेंडर भी नहीं करेंगे। अभी तो ये हमलों का आगाज है, हम ज्यादा बेरहमाना हमला करने जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये कहां जाती हुई नजर आ रही है, कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब। इफ्तिखार फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अब सूरत हाल बन गई है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत क्लियर धमकियां दे रहे हैं और अब जिसको पहले उन्होंने कहा कि हमने वीटो कर दिया था, हमसे पूछा गया आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से, अब वो खुद ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं और जवाबी तौर पर यह कहा गया है कि हम ज्यादा बेरहमाना हमला करेंगे इसराइल के ऊपर। ईरान इस वक्त किस पोजीशन में है और इससे ज्यादा सख्त हमले क्या ईरान कर सकता है? देखें, ईरान की बात तो सेकेंडरी है। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है अपनी पॉलिसी के हवाले से, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने काफ़ी ऐसे बयान दिए हैं जिन पर उन्होंने बार बार जो है वो यू टर्न जो है वो लिया है, लेकिन ये अब मजाक की बात नहीं है और ना उनकी इंटरनल पॉलिसी से रिलेटेड है, बल्कि ये रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को बदलने के हवाले से है। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान की जो है की जो बात की है, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है और रशियन जो फॉरेन सर्विसेज हैं इंटेलिजेंस की, उनकी चीफ ने भी स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका इस जंग का हिस्सा जो है वो ना बने। और जो अंडरस्टैंडिंग भी है लार्जर इंटरेस्ट के अंदर रीजनल, उसके अंदर जो प्रॉब्लम बनेगा कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जो है वो किसी किस्म की असेंबलेज करता है, जो हो चुकी है, और अगर उसमें से बॉम्ब्स जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो बरसाता है, तो वो आएगा अपने जो फॉरवर्ड नेवल बेसिस हैं उनके, वो ज़्यादातर मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर है, सऊदी में है, कतर में है, ओमान में है, तकरीबन 12 उनके बेसिस हैं। और अगर यहाँ से जो है वो अटैक जो है वो किया जाता है ईरान के ऊपर और फिर ईरान भी उनको अटैक करता है, तो गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए पर्टिकुलरली इस जंग से फिर दूर रहना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। और ये एक रीजनल वॉर भी जो है नहीं बनेगी, बल्कि एक ग्लोबल वॉर, ऑलमोस्ट एक जंग अजीम की तरफ जाने का जो है एक इंडिकेशन है। तो लिहाजा अमेरिका की तरफ से फिलहाल तो मिक्स स्टेटमेंट्स आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तरफ, लेकिन जो उनकी सिक्योरिटी की जो चीफ हैं और जो उनके जो पार्लियामेंट है उनसे जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जब तक पार्लियामेंट उनके जो है हाउस ऑफ कॉमन से जो है वो बात जो है वो ना की जाए उनके पार्लियामेंट से, तब तक जो है ये जो है जंग में अमेरिका को जो है वो नहीं घसीट सकते। तो मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे हैं वो तो ईरान की कैपेबिलिटीज़ तो एक तरफ, लेकिन अगर बाकी दीगर ममालिक भी इसमें जो है वो शामिल हो जाते हैं इसराइल के साथ, तो मेरे ख्याल में सिर्फ ईरान की जंग नहीं रहेगी। जहाँ तक ईरान के आर्सेनल की आप बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि पहले दिन उन्होंने तकरीबन कोई 40 जो है बैलिस्टिक बॉम्ब्स इसराइल की तरफ फेंके, जो फिर कम होकर ऑलमोस्ट 5वें-6ठे दिन के अंदर सिर्फ 8 रह गए। धमकियां तो आ रही हैं, लेकिन ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, जो उनका एरियल डिफेंस सिस्टम है, उसको S-300 कहते हैं, वो उन्होंने कोई 10 साल पहले जो है वो रशिया से जो है वो खरीदा था, वो ऑलमोस्ट आउटडेटेड जो है वो हो चुका है, तो वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो ईरान की जो जंग है इसमें आप देखें तो एरियल पावर जो है वो इस्तेमाल हो रही है, जिसमें जो है इजराइल उनको एरियली टारगेट कर रहा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि हम इनके आसमानों को जो है वो अब हम कंट्रोल करते हैं। तो लिहाजा वो ये इसकी तरफ भी इंडिकेशन है कि ईरान के पास कोई एयर पावर है नहीं, उनके पास कुछ जेट्स हैं जो तकरीबन 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। दैट इज व्हाई दे आर सफरिंग। तो ईरान की कैपेबिलिटीज तो एक साइड पर है, लेकिन अगर इसमें अमेरिका जो है वो आ जाता है, और जो रेजिम चेंज की बात हो रही है वो अमेरिका के बगैर भी नामुमकिन है, और जो न्यूक्लियर डिस्टेबलाइजेशन और डेटरेंस को जो है वो ख़त्म करना वो भी अमेरिका के बगैर जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि जो ईरान के बेसिस हैं न्यूक्लियर बेसिस वो ज़मीन के नीचे हैं
और इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी जो है नहीं है, जो क्लस्टर बॉम्ब्स का जो है वो जिक्र जो है वो करते हैं, जो ज़मीन के नीचे जो है वो जा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ है। तो अगर अमेरिका का असलहा और रेजीम चेंज के लिए अमेरिका की फ़ौज आ जाती है या कोई भी एलाइड पावर्स की फ़ौज आ जाती है, तो ये जंग फिर ईरान और इसराइल की जंग जो है वो नहीं बचती। अच्छा, इसमें ठीक है इफ्तिखार फिरदौस साहब, जो है चाइना और रशिया दोनों जो है वो आएंगे। बिल्कुल ठीक है इफ्तिखार फिरदौस साहब, जिस तरह से बार बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज लिखा कि मुसलसल ईरानी हमलों से इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है, यानी कि दिफा मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है। तो अब अमरीका के लिए भी ये तशवीश का बायस है कि इसराइल का दिफा कमज़ोर हो रहा है, और हम ऐसे बयान दें कि जिसके बाद ईरान कोई पहल कर दे और हमें जल्द अज जल्द मौका मिल जाए कि हम ईरान पर हमला कर सकें बाज़ाब्ता तौर पर। देखिए जी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये लिखा, रॉयटर्स ने खबर दी, इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया के इदारे हैं उन्होंने इस बात की भी बात की है और इंडिकेशन दी है, बल्कि जितने भी एनालिस्ट हैं वो कल से इसी बात पे बात जो है वो कर रहे हैं कि जो इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी एक स्पेसिफिक मिकदार तक जो है वो काम कर सकता है, बल्कि मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 6 से 7 दिन मजीद जो है ये काम कर सकता है, उसके बाद इसकी इफादियत भी जो है वो खत्म हो जाएगी। आपने कल जो है एक जर्मनी से जो है वो स्टेटमेंट देखी कि इजराइल जो है वो वेस्ट का जो है डर्टी वर्क, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कर रहा है ईरान के अंदर, जो पूरे वेस्टर्न सोसाइटी को जो है वो बचा के रखेगी। इस किस्म की स्टेटमेंट जब आ जाती है तो फिर आप ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर उस ब्लॉक में इजराइल जो है उसका फ्रंट जो है वो समझा जाता है, जो उनका काम जो है वो दूसरे ममालिक में जाके करेगा, फिर तो ये ऑलमोस्ट सर्टन है कि वो ममालिक ज़रूर उसकी इमदाद के लिए जो है वो आएंगे। लेकिन अगर ये आ जाते हैं तो मैंने आपको सिनारियो बता दी कि फिर ये रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल प्रॉब्लम जो है वो बन जाएगा। फिलहाल तो जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसमें अमेरिकी सोसाइटी भी डिवाइडेड नजर आ रही है, बल्कि कल रात को और हमारी सुबह जो है स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने जो बात जो है वो की है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात जो है वो हतमी होगी इसके ऊपर। लेकिन अगर आप उनके बाकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो उनके करता धरता हैं उनकी स्टेटमेंट सुन ले तो ऐसा लगता नहीं है कि अलाइनमेंट जो है इस टाइम पे बरकरार है ये डिसीजन मनवाने के लिए कि अमेरिका जो है वो दोबारा किसी जंग का हिस्सा बने। क्योंकि आप देखें इसमें अमेरिका के लिए खुद भी जो है वो प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप जो वोट लेके आए थे वो इसलिए आए थे कि अमेरिका की इंटरनल इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और दुनिया में जंगों को खत्म करेंगे, और उन्होंने इसी बात पर जो है उनको मजीद जो है वो वोट पड़ा था, एंड दैट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर। बल्कि अगर आप हिस्ट्री में देख लें माजी करीब में ही तो फलस्तीन का जो गजा का कॉन्फ्लिक्ट था उसी की वजह से जो है इतनी बड़ी असेंबली हुई थी कि जंगें खत्म करेंगे। अब अगर अमेरिका जो है वो एक दूसरी जंग के अंदर जो है वो फंसता है तो इसके लोकल मुहर्रिकात भी बहुत हैं और अमेरिका की इकोनॉमी भी ऑलरेडी सफर हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल जो है अगर दे दूं तो जंग शुरू होने से पहले जो है वो बैरल जो था तेल का वो तकरीबन 65 जो है वो डॉलर्स का था, फिर जब जंग शुरू हुई अब 75 है, और अब फोरकास्टिंग ये है कि अगर अमेरिका इसका हिस्सा बनता है और ये जंग जो है आगे जाती है तो ये तकरीबन $110 का बनता है, जो आम अमरीकी के लिए जो है खरीदना जो है ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। मुआशी तौर पर भी हम बात करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब, लेकिन यहाँ पर आपने एरियल पावर की बात की, एरियल अटैक्स की बात की है, और साथ ही अगर वेस्ट भी इसमें शामिल हो जाता है, अमेरिका भी शामिल हो जाता है और ईरान को फतह करने की कोशिश की जाती है, फतह इसी सूरत में कि रिजीम चेंज किसी तरह से कर ली जाए और वहां पर कोई बेसिस बन जाती हैं। हम देख रहे हैं इसराइली मिसाइल ईरान तक तो आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का कितना कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से इस सारे मामले में कि अगर इसराइल वहां तक आ जाता है और उसके बाद कोई बेसिस ईरान में मौजूद होती हैं या रिजीम चेंज होता है, वही 1979 से पहले वाले मामलात होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए कितना कंसर्निंग है ये? देखें, ईरान की जोग्राफी अगर आप देख लें, ऑब्वियसली हमारा इनके साथ तकरीबन कोई 947 किलोमीटर का एरिया जो है बॉर्डर लगता है, जो ऑलमोस्ट आप इसको जो है नागजीर नहीं मान सकते। यू हैव टू डेफिनेटली टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये कितना बड़ा बॉर्डर इसके साथ लगता है। फिर ईरान की का जो साइज है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, एंड फिर अगर आप उसकी पॉपुलेशन देख लें ये तकरीबन कोई 1/3 यानी 1/3 जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। उसके अंदर जो है वो रेजीम चेंज करना मतलब ये है कि आप इस मुल्क को काफ़ी हिस्सों में जो है वो बदल रहे हैं। रेजीम चेंज होगा या नहीं होगा वो एक अलहदा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसा कोई अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें इसमें रेजीम चेंज जो है वो किया जाए तो आपके पास पिछली मिसालें जो है वो मौजूद हैं। इराक के अंदर क्या हुआ, सीरिया के अंदर क्या हुआ, जो नेशन स्टेट्स होती हैं वो और इंटेलिजेंस वाले काम होते हैं जिसके ऊपर ये सारा ऑपरेशन बेस्ड है
कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है और इनको डेटरेंस की तरफ जो है वो लेकर जाना चाहिए, वो सब एक एजम्पशंस के ऊपर जो है वो बेस्ड होती हैं और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं